लोग बात कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट इसके इन्फोर्समेंट के लिए किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक जरूरतें ये अधिनियमित नहीं की गई। उच्चतम न्यायालय को बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। सिर्फ इतना ही कहा कि समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन गारंटीड किया जाता है। इवन सुप्रीम कोर्ट को भी कोई शक्ति सीधे सीधे दियो ऐसा कुछ नहीं कहा। और जो शक्ति प्रदाता दस्तावेज है यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो स्वयं ये लिख रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से प्रत्याभूत किया जाता है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट स्वयं चाहे कि वो किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी को इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अपने द्वारा जो नियम बनाए गए उनमें शामिल कर ले, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगा तो फिर उसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा जाएगा। वही बात है कि कुछ चीजें कॉन्सेप्शन के खिलाफ है। ये सोचा ही नहीं जा सकता कि खट्टा मीठा होगा, ये सोचा ही नहीं जा सकता कि मीठा खट्टा होगा, ये माना ही नहीं जा सकता कि उच्चतम न्यायालय संविधान की मर्यादा का पालन नहीं करेगा। ये सोचा ही नहीं जा सकता। और जब ये सोचा ही नहीं जा सकता, इसका मतलब यह है कि स्वयं उच्चतम न्यायालय, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के इन्फोर्समेंट के लिए सशक्त किया गया है, कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन न हो रहा हो तो वो इस बात को सुनिश्चित करे कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो। हालांकि यह सुनिश्चित करना विधायिका का भी काम है, कार्यपालिका का भी काम है। लेकिन यदि कभी यह प्रश्न उठ जाए कि क्या वाकई विधायिका ने संवैधानिक मर्यादा का पालन किया है या कार्यपालिका ने संवैधानिक मर्यादा का पालन किया है, तो एडजुडिकेट, आधिकारिक रूप से इस तथ्य की घोषणा कि विधायिका अथवा कार्यपालिका ने संविधान का पालन किया है या नहीं, इसे करने का जो हक है यह स्वयं सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। यानी इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट का विषय है। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये है सुप्रीम कोर्ट का विषय। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार नहीं है। Whatever the constitution has been given by the framers to us, that must be enforced by the machinery of Supreme Court. और स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रवर्तन समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। और अगर हमने आपसे बार बार कहा कि अगर आप बेयर की सहायता से कानून को समझने का प्रयास करेंगे तो वो ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छा और ज्यादा सही ये समझ में आता है। और अगर जो लोग स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और आपको बता रहे हैं विभिन्न चीजें, उनके आधार पर संकल्पनाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। इसी में थोड़ा कठिनाई है और फिर कितना समझा जाएगा और क्या समझा जाएगा ये भी हो नहीं सकता। तो बजाय ये याद रखने के कि साहब रिट प्रोसीडिंग्स पर जुडिकेटा लागू होता है या नहीं, लिमिटेशन एक्ट लागू होगा या नहीं, ये किस तरह से लोकस स्टैंडाई के रूल को शिथिल किया गया, ये क्या
लोकस स्टैंडाई का रूल लागू होता है या नहीं, इन सब बातों को याद करने की बजाय सिर्फ एक लाइन, समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। समुचित कार्रवाई यानी जो कार्रवाई फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को और ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावी बनाती हो, उस कार्रवाई के माध्यम से फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट को गारंटीड किया जाता है। ये स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसमें कोई रद्दो बदल ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। और इसीलिए हमने देखा था कि कल बात हो रही थी कि लोकस स्टैंडाई, सुनवाई का अधिकार, इसको शिथिल किया गया, क्योंकि उन्होंने कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, यानी फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए जो कुछ जरूरी है सब किया जाएगा। अगर किसी प्रक्रिया को लागू करने की जरूरत है वो लागू होगी, और किसी प्रक्रियात्मक मर्यादा के, किसी प्रक्रियात्मक बाधा के, किसी प्रक्रियात्मक नियम के बाहर जाने की जरूरत होगी तो वो जाया जाएगा। न प्रक्रिया है और न ऐसा है कि प्रक्रिया नहीं है, दोनों ही बातें नहीं है। हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा में देखा था, दे हैव इशूड द कमीशन, ठीक है, टू इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट इन द लिविंग कंडीशंस ऑफ बॉन्डेज लेबर्स, ठीक है ना। जो बंधुआ मजदूर थे उनकी दशाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने कमीशन ये जारी किया था, और जब ये आपत्ति उठी थी कि कमिश्नर की जो रिपोर्ट होगी वो एज ए एविडेंस पढ़ी जाएगी, और साक्ष्य का ये स्थापित नियम है कि जब तक प्रतिपक्षी को साक्षी से प्रतिपरीक्षा इसे करने का अवसर न मिले, और जब तक साक्षी अपना साक्ष्य शपथ पर न दे, तब तक उसके कथनों को साक्ष्य के तौर पर ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ये स्थापित नियम है कानून का। कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हम कोई वाद या कार्रवाई नहीं चला रहे, इट इज ए प्रोसीडिंग जस्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और यहां समुचित कार्रवाइयां ये लिखा है, और समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से प्रत्याभूत किया गया, गारंटीड किया गया राइट, स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड कर रहा है। और अभी हम लोग देखेंगे 32(2) इसमें कर्तव्य बनेगा सुप्रीम कोर्ट का, whenever there is a case, ठीक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, तब वो ड्यूटी बाउंड हैं कि उन अनुतोषों को प्रदान करें जो 32(2) में लिखे हैं। तो कोई मसला दया का नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो दयावश कुछ जारी करना चाहते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट अगर सही मायनों में अनुच्छेद 32 की भाषा को पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है मानो शक्तिहीन है फंडामेंटल राइट्स के विषय पर, क्योंकि स्वयं 32 से कहता है प्रत्याभूत किया जाता है, वो तो स्वयं कहा है प्रत्याभूत किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की दया पर नहीं है ये अधिकार, एंड दे आर ड्यूटी बाउंड। और उन्होंने ये कहा भी है, दरायो, रोमेश थापर, इन केसेस में ये कहा भी है कि वी आर ड्यूटी बाउंड, हम कर्तव्यबद्ध हैं। जब भी हमारे सामने कोई मुकदमा इस ढंग का आएगा जिसमें वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये हम पाएंगे, तो हम उसे अनुतोष प्रदान करेंगे। हमने आपसे चर्चा की थी पहले दिन कि वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध हैं, इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता, होता रहे वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध। जब फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मामला बन गया और प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मामला है, देन यू आर ड्यूटी बाउंड। फिर आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि 32 कहता है कि प्रत्याभूत किया जाता है, गारंटीड किया जाता है। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा में आपने देखा था कि प्रक्रियात्मक बाधाओं और सीमाओं के बाहर जाकर उन्होंने कहा था कि जो वंचित वर्ग समाज का है उसके फंडामेंटल राइट के वायलेशन की स्थिति यदि हमारे सामने रखी जाती है तो उसके पक्ष में एविडेंस जुटाना ये हमारा काम है, ये उसका काम नहीं है। जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन की शिकायत लेकर हमारे पास आया उसका ये काम ही नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत अधिकार है।
मूलभूत मीनिंग दरबाई जिन अधिकारों के न होने की दशा में व्यक्ति को व्यक्ति न माना जा सके, फंडामेंटल है, दीज आर फंडामेंटल। तो फिर कोई बात आपकी चल ही नहीं सकती। तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा में आपने देखा था कि प्रक्रियात्मक बाधाओं के बाहर जाकर उन्होंने कमीशन जारी किया, ये कहा कि हम स्वयं इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये प्रश्न आया था कि फंडामेंटल राइट इसके इन्फोर्समेंट के लिए कौन जा सकता है। तो आपसे कहा था कि लोकल सिस्टम आई, कोई प्रश्न ही नहीं बचा, क्योंकि सामान्य विधिक अधिकार और कर्तव्य इनके बारे में जिनके विधिक अधिकार का वायलेशन होगा वही जाएंगे, ये नियम है। लेकिन फंडामेंटल राइट के सवाल पर लिखा ही नहीं कुछ, कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। और समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से मीनिंग दरबाई, अगर आवश्यक हो तो वो जाए जिसका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, और अगर वो न जा सके तो कोई भी जाए। और हम लोगों ने देखा है कि हैबियस कॉर्पस, इसमें तो अक्सर वही जाता है जिसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हुआ होता है। को वारंटो, अधिकार परीक्षा, को वारंटो भी ऐसी रिट है जिसमें अक्सर वो आदमी जाता है जिसके अधिकार का कोई वायलेशन नहीं हुआ। आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट, तो बिफोर 1993 और आफ्टर 1993 ये दो भागों में उस सारी सिचुएशन को पढ़ा था। तो बिफोर 1993 जब सिचुएशन आई थी और सीनियरिटी रूल का वायलेशन हुआ था, तब दिल्ली हाईकोर्ट में को वारंटो की रिट फाइल हुई थी, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो को वारंटो रिट के ग्राउंड क्या थे इससे कोई मतलब नहीं इस समय, कम से कम, क्योंकि वो सारी चर्चा उसी समय चलती है। लेकिन ये प्रासंगिक है कि को वारंटो की जो रिट जारी करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था वो उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया था जिन्हें सीनियरिटी रूल का वायलेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होने से रोक दिया गया था, उन्होंने नहीं किया था। यानी वो जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए थे नहीं हुए, तो वायलेशन तो उनका फंडामेंटल राइट का हुआ। अगर माने वायलेशन, तो फंडामेंटल राइट किसका वायलेट हुआ? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुआ सीनियरिटी रूल के वायलेशन के कारण, यानी जस्टिस एच.आर. खन्ना, उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में को वारंटो उन्होंने फाइल की जिनके फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ था, एंड दैट हैज बीन एक्सेप्टेड, यानी सुनवाई के लिए उसे स्वीकार किया गया था। यह अलग बात है कि मेरिट पर यानी गुणदोष पर उसे निरस्त किया गया, वो अलग बात है, लेकिन स्वीकार हुआ सुनवाई के लिए। इसका मतलब ये है, हमने आपसे बार बार कहा कि ये जो केस लॉ होता है, ये कानून में जो लिखा है वो लागू हो रहा है, इसका सबूत होता है। इसका सबूत होता है कि ये लिखा है और ये डिसाइड हुआ, इसका मतलब जो लिखा है वही लागू हो रहा है। तो चूंकि कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, तो समुचित कार्रवाइयां, सीधी सी बात है, समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से लागू होगा, तो समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से लागू हुआ, इसका ये सबूत है कि हैबियस कॉर्पस, को वारंटो, अनेक प्रकार की रिटें हैं जिनके प्रवर्तन के लिए अक्सर वही लोग आते हैं। हालांकि मैंडेमस वगैरह जारी करने के लिए वो लोग आते हैं जिनका कोई मतलब उस सारी घटना से नहीं है, लेकिन अक्सर यानी 90% को वारंटो और हैबियस कॉर्पस में तो वही आते हैं जिनका फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हुआ होता है। इसलिए लोकल सेस्टेंडाई यानी सुनवाई, लोकल सेस्टेंडाई की हिंदी क्या है? सुने जाने का अधिकार। सुने जाने का अधिकार किसको होता है? जिसके साथ बुरा हुआ। तो सुनवाई का अधिकार या सुने जाने का अधिकार यानी लोकल सेस्टेंडाई, ये लागू भी होता है और नहीं भी लागू होता है, जैसी जरूरत हो, जैसी जरूरत। बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। अक्सर आपकी जो प्रतियोगिताएं हैं उनमें यह पूछा जाता है कि क्या रेस जुडिकेटा,
ये लागू होता है। रिट प्रोसीडिंग्स जो कि फंडामेंटल राइट के वायलेशन के संबंध में दायर की जाएंगी तो लागू भी होता, नहीं भी लागू होता, वही बात है। नॉर्मली लागू होता है, नॉर्मली, एक्सेप्शनली लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि नॉर्मली जब लागू होता है, एक्सेप्शनली लागू नहीं होता। तो एक लाइन में बोला जाएगा लागू भी होता है, नहीं भी लागू होता, दोनों ही बात है। क्यों? क्योंकि वही समुचित कार्रवाइयां जो जरूरी होगा वो किया जाए। फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जो जरूरी होगा वो सब किया जाएगा, इसीलिए का समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से प्रत्याभूत किया जाता है। इन शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया कि उच्चतम न्यायालय का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करें। तो बात कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की मर्जी पर आ जाती है। ठीक है, हालांकि ऐसा कह देने में भी कोई बुराई नहीं थी, लेकिन यह महत्व दर्शाता है। ऐसा नहीं कहा, इसका मतलब यह नहीं कि फ्रेमर्स को भविष्य के उच्चतम न्यायालय पर विश्वास नहीं था, यह स्थिति नहीं है। लेकिन यह जरूर दिखाई देता है कि जो फ्रेमर्स थे वो इन अधिकारों के बारे में किस प्रकार की सोच रखते थे। उन्होंने 1% की संभावना को भी नकारा है कि अगर 1% कभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग बैठ गए जो इन अधिकारों का सम्मान उस भावना के साथ नहीं कर सके जिन भावना के साथ होना चाहिए, और जो आपातकाल में दिखाई भी देगा, अभी हम लोग देखेंगे आपातकाल में वो सब दिखाई देगा, तो भी इन अधिकारों को बचाया जा सके, इसलिए स्वयं उन्होंने भाषा का उपयोग किया कि प्रत्याभूत किया जाता है समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से। किसी के ऊपर और किसी की इच्छा पर इनको छोड़ा ही नहीं, तो उनका स्वयं कह दिया कि गारंटीड किया जाता है। लेकिन अच्छे से अच्छे सिस्टम को, जैसे लोग कहते हैं ना कि कड़ा कानून बना दीजिए, अच्छा कानून बना दीजिए, इससे बेहतर कानून और क्या हो सकता है। लेकिन इसकी ऐसी रेड़ मारी है, ठीक है, वो तो 31 से 31B में आप देख ही चुके हैं, और अभी सुप्रीम कोर्ट इसकी रेड़ कैसे मारेगा ये हम लोग आपातकाल में देखेंगे, जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि समाज के सुधार का एकमात्र साधन व्यक्ति का सुधार है, कानून नहीं सुधार सकता। यही हम बार बार कहते हैं कि कानून विवश है, कानून कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, धूम्रपान निषेध दिवस होता है और सिगरेट, ठीक है, उसी सेमिनार में पी जा रही होती तो बस एक ही टैगलाइन होती है। मन होता है कि इसी टैगलाइन के साथ इस समाचार को या इस घटना को कवर किया जाए कि सिगरेट का कश और कानून भी विवश। ठीक है, इसके अलावा और कोई टैगलाइन दिखती नहीं। तो इतना बेहतर कानून है, लेकिन फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। ये तो न कहे, ये तो नहीं भी कहना चाहिए, ये तो अतिवादिता है, लेकिन हाँ सफिशिएंट रिजल्ट ये नहीं आ रहा, पर्याप्त नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि क्या रेस जुडिकेटा, प्रांग न्याय का सिद्धांत ये लागू होता, तो प्रांग न्याय का सिद्धांत क्या होता है सबसे पहले इसे समझ लेना चाहिए संक्षेप में, क्योंकि विस्तार से तो ये तब समझाया जा सकता है जब सीपीसी हो। हम सीपीसी पर बात कर रहे हो क्योंकि धारा 11 है, वहां उसके 8 स्पष्टीकरण हैं। उन 8 स्पष्टीकरणों में प्रांग न्याय का सिद्धांत भली प्रकार से बताया गया है। तो प्रांग न्याय का सिद्धांत ये कहता है संक्षेप में कि अगर दो समवर्ती अधिकारिता के न्यायालय, यानी किसी इशू पर एक न्यायालय को डिसाइड करने का हक है और दूसरे न्यायालय को भी उसी इशू पर डिसाइड करने का हक है, यानी सक्षम अधिकारिता के न्यायालय, कोई न्यायालय तो सक्षम अधिकारिता का है। सक्षम अधिकारिता का मतलब यह हुआ कि जो पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन उसके सामने है, उस पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन पर वो कानून के मुताबिक विचार करने के लिए, यानी सुनवाई करने के लिए और निर्णय देने के लिए अधिकृत है।
और जब उस न्यायालय ने उस पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन पर, उस वाद कारण पर, उस काज ऑफ एक्शन पर सुनवाई भी की और निर्णय भी दे दिया, और उस निर्णय को कहीं भी कोई चुनौती नहीं मिली उन तरीकों से जिन तरीकों से उस निर्णय को चुनौती दी जा सकती है, तो वो निर्णय अंतिम हो गया। अब उसी इशू को किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष जो इस न्यायालय के बराबर की अधिकारिता रखता है, यानी इस न्यायालय की समवर्ती अधिकारिता रखता है, उस न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि अब यह इशू फाइनली डिसाइडेड है। बार बार एक ही इशू को विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचार के लिए नहीं लाया जाएगा, और जिस न्यायालय ने यह डिसाइड किया उसमें भी अगर बाद में आप इस इशू को पुनः लाना चाहेंगे तो नहीं ला सकते। एक, और फिर हमने कहा कि प्रांग न्याय धारा 11 में है, फिर उसके 8 स्पष्टीकरण सीपीसी में, तो उसका स्पष्टीकरण संख्या 4, यानी धारा 11 स्पष्टीकरण संख्या 4, वो रचनात्मक प्रांग न्याय, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा की बात करता है। और रचनात्मक प्रांग न्याय यानी कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा ये क्या चीज है? तो वो कहता है कि आपकी जो बात है, यानी आप जिस आधार पर मुकदमा लाए हैं, यदि आपको एक से अधिक आधार मुकदमा लाने के लिए उपलब्ध थे, तो आपको सारे आधारों पर एक बार में ही मुकदमा लाना चाहिए। और अगर आपको प्रतिरक्षा के एक से अधिक आधार उपलब्ध थे, तो आपको एज ए प्रतिवादी जब आप प्रतिरक्षा करें उस मुकदमे में, तो प्रतिरक्षा के सारे आधारों को एक बार में ही लेना चाहिए। अगर आपने कोई आधार जो आक्रमण का या प्रतिरक्षा का हो सकता है उसे लेने से, ठीक है, कोताही बरती, उसे नहीं लिया, तो आगे आप उस छोड़े गए आधार पर न तो कोई मुकदमा ला पाएंगे न प्रतिरक्षा करेंगे। जैसे मानिए आप एक संविदा के यानी एक कॉन्ट्रैक्ट के निरस्तीकरण हेतु कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए न्यायालय के समक्ष आ गए, और आपका कहना यह है कि संविदा इस कारण भी शून्य है कि इसके पक्षकारों में से एक अवयस्क है। यह संविदा इस कारण भी शून्य है क्योंकि पक्षकारों में परस्पर असम्यक असर का प्रयोग हुआ था। यह संविदा इस कारण भी शून्य है क्योंकि यह व्यापार के विरोध में है। यानी 3-4 ग्राउंड आपको एक साथ उपलब्ध है, तो आपको सारे आधार एक ही मुकदमे में ले लेने चाहिए। आप खाली इस पर मुकदमा ले आए कि यह अवयस्क के साथ की गई थी, बाकी दो आपने छोड़ दिया, तो फिर आगे इस मुकदमे को आप हार गए या जीत गए, जो हुआ, आप आगे छोड़े गए आधारों पर कोई मुकदमा नहीं लाएंगे। ये रचनात्मक प्रांग न्याय का सिद्धांत कहलाता है। ऐसे प्रतिरक्षा है, आपको यह भी प्रतिरक्षा उपलब्ध थी कि वादी मुकदमा लाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि उसका मुकदमा टाइम बार्ड है, ठीक है ना। मर्यादा विधि अब उसे मुकदमा लाने की इजाजत नहीं देती है। वादी का मुकदमा इसलिए भी नहीं आना चाहिए क्योंकि इस इशू पर मुकदमा लाने के लिए विशेष न्यायाधिकरण गठित हो चुका है, इसलिए सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं है, ठीक है ना। तीसरा, यह भी आधार आपको उपलब्ध है कि अभी वाद कारण उपलब्ध हुआ ही नहीं, वादी सिर्फ संभावनाओं के आधार पर कि आगे वाद कारण उपलब्ध हो जाएगा मुकदमा ले आया है। आपको 3 प्रतिरक्षाएं एक साथ उपलब्ध हैं, तो आपको तीनों प्रतिरक्षाओं को एक ही मुकदमे में ले लेना चाहिए। अगर आपने कोई प्रतिरक्षा छोड़ी तो आप मुकदमा नहीं ला पाएंगे। यानी रेस जुडिकेटा क्या होता है और कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा क्या होता है, प्रलक्षित प्रांग न्याय, रचनात्मक प्रांग न्याय और प्रांग न्याय, ये क्या चीजें होती हैं, ये हमने आपको संक्षेप में बताई, क्योंकि विस्तार से इन पर बात सीपीसी के समय ही हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि रिट प्रोसीडिंग जो सिविल कार्रवाई नहीं है, क्योंकि दीवानी मुकदमा आप कहे के लिए दीवानी अधिकार के संरक्षण के लिए संस्थित करते हैं, दीवानी अधिकार
क्या होता है, ये सीपीसी के सेक्शन 9 जब बताया जाएगा तब बात होगी। ठीक है, आप इस जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपने कार्यवाही संस्थित की है, ये दीवानी न्यायालय के समक्ष दीवानी अधिकार को मांगने के लिए संस्थित कार्यवाही नहीं है, ये मूल अधिकार को मांगने के लिए संस्थित की गई कार्यवाही है। यहां फंडामेंटल राइट का प्रश्न है। तो दीवानी न्यायालय जिन प्रक्रियाओं से चलते हैं या वहां जो प्रक्रिया के सिद्धांत लागू होते हैं वो यहां लागू होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कहा है समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, न तो ये कि लागू नहीं होगा और न ये कि लागू होगा, दोनों ही बातें नहीं है ना। उन्होंने कहा समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, और कार्रवाई का संबंध प्रक्रिया से ही है। तो अब ये देखा जाएगा कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए क्या जरूरी है, प्रांग न्याय के सिद्धांतों को लागू करना या ना लागू करना। ठीक है ना, दोनों बातें देखी जाएंगी कि लागू करना जरूरी है या लागू नहीं करना ये जरूरी है। जैसा जरूरी होगा वैसा कर लिया जाएगा। तो प्रांग न्याय के विषय पर जो कुछ डिसाइड किया है कोर्ट ने, वो ये डिसाइड किया है कि चूंकि प्रांग न्याय लोक नीति का सिद्धांत है, पब्लिक पॉलिसी का सिद्धांत है, और लोक नीति ये कहती है कि एक इशू जब डिसाइड हो गया एक बार, तो बार बार उसी इशू को डिसाइड नहीं होना चाहिए। एक बार एक इशू डिसाइड हो गया, बात खत्म हो गई। क्योंकि ऐसे तो रोज डिसाइड एक ही इशू होता रहेगा, तय नहीं हो पाएगा कि व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ या नहीं हुआ। ये कौन सी बात हुई। तो सामान्य नियम यह रहेगा कि फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए जब भी कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी तो आपका जो प्रांग न्याय का सिद्धांत है ये लागू होगा, ये लागू होगा। और जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत है ये भी लागू होगा। ठीक है ना, दोनों लागू होंगे। सीपीसी पढ़ाएंगे तो एक इंस्पेक्टर साहब का मुकदमा है, नाम इस समय में ध्यान नहीं रह गया। उस मुकदमे के तथ्य यही हैं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया। उन्होंने चूंकि नियोजन संबंधी मामले, इनमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 16 द्वारा गारंटीड है, और अनुच्छेद 16 नियोजन संबंधी मामलों का जिक्र करता है और मामले में बर्खास्तगी शामिल है। तो उन्होंने अपनी बर्खास्तगी को चुनौती दी थी इस आधार पर कि उनकी बर्खास्तगी गलत ढंग से की गई, और फिर दोबारा उन्होंने चुनौती देनी चाहिए थी कि वो एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है जिसके अंतर्गत उन्हें, ठीक है, सेवा से बर्खास्त किया गया। तो न्यायालय ने दूसरी रिट स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा प्रलक्षित प्रांग न्याय लागू हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा लागू हो रहा है, आपको एक बार में ही सारे आधार ले लेने चाहिए। ठीक है, और प्रांग न्याय के सिद्धांत के विषय पर उन्होंने कहा है कि सामान्य तौर पर यह प्रांग न्याय का सिद्धांत रिट प्रोसीडिंग्स पर लागू होगा। ठीक है, क्योंकि यह हित में है किसके, फंडामेंटल राइट के होल्डर्स के, कि एक बार डिसाइड हो गया कि वायलेट हुआ या नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। बार बार इस इशू को उठाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब हैबियस कॉर्पस का सवाल है, यानी जो इलीगल डिटेंशन के खिलाफ रिट मांगी जाती है, उसमें सामान्य तौर पर प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। यानी एक से अधिक बार भी रिट के लिए आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, और सामान्य मामलों में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होगा। हां, एक बात ठीक है कि पिछली बार आपने जिस आधार पर फंडामेंटल राइट के वायलेशन का क्लेम किया था, ठीक है, वो आधार अभी भी मौजूद है, लेकिन एक नया आधार और पैदा हो गया है। वो तो मौजूद है ही, लेकिन एक नया आधार और पैदा हो गया। ठीक है, और पिछला वाला आवेदन आपका निरस्त कर दिया गया था, तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं माना। ठीक है ना, तो जो नया आधार प्रस्तुत हुआ है
तो इस पर आप दोबारा भी रिट की कार्रवाई कर सकते हैं। रिट की कार्रवाई मीनिंग देयर बाय फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए समावेदन, क्योंकि सही शब्द समावेदन है यहां, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने रेस जुडिकेटा के प्रश्न पर डिसाइड किया है। तो सामान्य नियम यही है, जब से आप प्रतियोगिता में आपसे पूछा जाए कि लागू होता है या नहीं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण को छोड़कर सामान्य स्थिति यही है कि लागू होता है। हां, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला यदि है तो लागू नहीं होता, यह सामान्य नियम है। और चूंकि समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से प्रत्याभूत किया गया, तो इस नियम को अपवादिक स्थितियों में बदला भी जा सकता है, लेकिन सामान्य नियम यही है कि लागू होता है। अच्छा, चूंकि आपको मालूम है अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 32 दोनों में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अधिकारिता प्राप्त है। हां, ये ठीक है कि उच्च न्यायालय जहां अनुच्छेद 226 में ये अधिकार प्राप्त करता है कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए वो भी उसी प्रकार की कार्यवाहियां कर सके जिस प्रकार की उच्चतम न्यायालय करता है। वहां यह लिखा है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर एनी अदर पर्पस, यानी उच्च न्यायालय अपनी 226 की अधिकारिता का प्रयोग फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के साथ साथ अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी कर सकता है, अन्य किसी उद्देश्य के लिए। इसीलिए यह कहा जाता है कि अनुच्छेद 226 में जो उच्च न्यायालय का अधिकार है वो ज्यादा बड़ा है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के साथ साथ फॉर एनी अदर पर्पस भी उस प्रकार की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जिस प्रकार की शक्ति का उपयोग उच्चतम न्यायालय सिर्फ फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए कर सकता है। इसका कारण भी यह माना गया है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि ज्यादा बिजी बॉडी है, इसलिए उनके सामने सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसले यही रखे जाने चाहिए। शेष सारे मसले लोअर जुडिशरी, जो उनसे नीचे की जुडिशरी है, उसके द्वारा सुलझाए जाने चाहिए। इस कारण से यह भेद रखा गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट सर्वाधिक इंपॉर्टेंट मामला माना गया, इसलिए उसके संबंध में तो उन्हें भी अधिकार दिया गया। फॉर एनी अदर पर्पस उन्हें ओवरबर्डन्ड होने से बचाया जाए, इसलिए वहां पर यानी अनुच्छेद 32 में नहीं लिखे गए, ठीक है ना। इसका कारण उच्चतम न्यायालय की गरिमा इसे कम करना नहीं था, बल्कि इसका कारण उलट है कि उन्हें अनावश्यक या फालतू लिटिगेशन, यानी जो फालतू लिटिगेशन मीनिंग देयर बाय जो नीचे भी डिसाइड हो सकता है वहां, ठीक है, डिसाइड होने के लिए छोड़ दिया गया है। तो सवाल यह कि फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के मामले में तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की समवर्ती अधिकारिता यानी कॉन्करेंट जुरिडिक्शन है, यानी दोनों एक मसले पर फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मसला अगर है तो दोनों सुन सकते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहले हमने उच्च न्यायालय में दायर किया, हमारा मामला खारिज हो गया, फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? दरायो में यही हुआ था, दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें यही हुआ था। और दरायो वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ही यह कहा गया कि फंडामेंटल राइट के मामले में प्रांग न्याय के सिद्धांत लागू होंगे। पहली बार दरायो में ही कहा और उसके बाद लगातार कह रहे हैं, और एक्सेप्शनली लागू नहीं भी होंगे, लेकिन सामान्य नियम यही होगा कि लागू होंगे। और प्रलक्षित प्रांग न्याय यानी कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा यह भी लागू होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में सामान्य नियम यह होगा कि रेस जुडिकेटा लागू नहीं होगा, अपवादिक स्वरूप में लागू हो भी सकता है। अब चूंकि प्रांग न्याय के सिद्धांत में हमने आपसे कहा कि यह भी शामिल है कि एक इशू जो एक बार डिसाइड हो गया, अगर उस इशू पर निर्णय करने का अधिकार किसी अन्य न्यायालय का भी है, तो उस न्यायालय के समक्ष आप जो इशू डिसाइड हो गया इसे दोबारा नहीं उठाएंगे। यह भी प्रांग न्याय में शामिल है। तो चूंकि दो न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, जिनको फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के मामले में अधिकारिता प्राप्त है, तो अगर उच्च न्यायालय
ने डिसाइड किया, तो जब तक वो डिसीजन अस्तित्व में है, जब तक वो डिसीजन अस्तित्व में है, या तो आप उस डिसीजन के प्रति जो कानून आपको हक देता है उन अधिकारों का उपयोग करके उस डिसीजन को बदलवा लीजिए। यानी हाईकोर्ट ने डिसाइड किया, चाहे जिस क्षेत्राधिकार में डिसाइड किया, चाहे जिस जुडिक्शन में डिसाइड किया, अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तो इंपावर्ड था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तो इंपावर्ड था अपील सुनने के लिए, या आप उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकते थे कि हमें सर्टिफिकेट दे दीजिए, हम अपील करेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट देते तो, और अगर नहीं देते तो अनुच्छेद 136 आप अपील में जाते और उस निर्णय को बदलवा लेते। वो तो आपने किया नहीं, और उच्च न्यायालय ने डिसाइड कर दिया एक बार फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का मामला कि वायलेट हुआ या नहीं हुआ। तो या तो आप 136 या अन्य माध्यमों से अपील में जाते, निर्णय को बदलवाते, वो आपने नहीं किया, तो उच्च न्यायालय का डिसीजन फाइनल हो गया। अब अगर आप उसी विषय पर उच्चतम न्यायालय में मुकदमा फाइल करना चाहेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, तो नहीं होगा। क्यों? प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू हो जाएगा, क्योंकि दो समवर्ती अधिकारिताओं के न्यायालय हैं, दो बराबर की अधिकारिताओं के न्यायालय हैं। एक ने डिसाइड कर दिया, दूसरे ने, दोनों न्यायालय इस इश्यू पर यानी फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के मामले में बराबर की अधिकारिता रखते हैं। एक ने डिसाइड कर दिया, आप दूसरे में नहीं जाएंगे, और यही स्थिति रहेगी अगर उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, तो वहां निर्णय का पुनर्विलोकन लग सकता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। क्यूरेटिव पिटीशन जो हम लोगों ने चर्चा की थी, रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा अशोक हुर्रा, जब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां पढ़ रहे थे तो आप वहां प्रयास करते, उस डिसीजन को बदलवाते, वो तो आपने किया नहीं। तो बड़ी सीधी सी बात है कि उच्चतम न्यायालय ने जब उस प्रश्न को डिसाइड कर दिया, अब आप उस प्रश्न को दोबारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो रिट जुडिकेटा इस रूप में वहां लागू होता है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच जो संबंध है वो भी यहां दिखाई पड़ता है कि 226 में अगर एक बार डिसाइड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट उसे इंटरटेन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हाई कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगा। या तो आप कानूनी जो आपके अधिकार हैं उनसे उस निर्णय को बदलवा लीजिए। हालांकि एक मुकदमा है कनू भाई, उसमें सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने यह जरूर कहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के वायलेशन का मामला हो तो भी पहली बार में आपको उच्च न्यायालय जाना चाहिए, वहां आपको प्रॉपर अनुतोष न मिले तो आपको हमारे समक्ष आना चाहिए। लेकिन यह बात अच्छी नहीं मानी गई। एक बात तो यह है कि जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के विषय पर डिसाइड किया जाता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा होना चाहिए, सबसे पहली बात। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं, ये मिनिमम संख्या है, ये 2 जजों की संख्या है। पहली चीज जिस वजह से इसको अच्छा कानून नहीं माना गया और न फॉलो होता है। दूसरी बात कि ये राइट स्वयं फंडामेंटल राइट है, स्वयं है। आप फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कैसे डिसाइड कर देंगे? ऐसा थोड़ी कि आप दे रहे हैं, आप थोड़ी दे रहे हैं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समुचित कार्यवाहियों के माध्यम से, ठीक है, लागू कराने के लिए समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है। तुम कौन होते हो भाई? तुम कैसे कह दोगे? तुम्हारा है न्यायालय। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी चलती है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस का, नो, सुप्रीम कोर्ट अपने में अलग अस्तित्व रखता है। वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। वही बात है ना कि हम तुम्हारे साथ खाना खाएंगे या तुम मेरे साथ खाना खाओगे, ये है अंतर। वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं,
सुप्रीम कोर्ट उनके भरोसे नहीं है। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते, तो ये कन्हू भाई की जो रूलिंग है इसका कोई अर्थ आज की डेट पर नहीं है। सीधी सी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, या तो आप उसे कानूनी अधिकारों से, कानूनी प्रक्रियाओं से बदलवाएं, नहीं तो वो फाइनल है। अच्छा, हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो या तो कानूनी तरीकों से बदलवाएं, अन्यथा आप दोबारा सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नहीं जा सकते, ये भी डिसाइडेड है। ठीक है, और यहां पर भी प्रांग न्याय के सिद्धांत को लागू किया गया है। अब एक सवाल उठता है कि आखिर किनके विरुद्ध फंडामेंटल राइट के वायलेशन की शिकायत की जा सकती है? ठीक है ना, कौन शिकायत कर सकता? तो इस विषय पर तो आपसे कहा कि जो सुनवाई का अधिकार है, यानी जो लोकल सिस्टमडाई है, उसको यहां रिलैक्स किया है और कोई भी किसी के भी फंडामेंटल राइट के वायलेशन की शिकायत लेकर जा सकता है। तो हु में अप्लाई, ये तो बताया, ठीक है ना, बट अगेंस्ट हुम? ठीक है ना, द एप्लीकेशन मे बी फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट जस्ट टू गेट द प्रोटेक्शन ऑफ देम इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। ये सवाल बचता है। तो सवाल यह है कि ये तो सीधे सीधे लिखा ही है कि अनुच्छेद 12 में कि राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, तो ये तो बड़ा सीधा सा मामला हो गया कि व्हेनेवर द स्टेट और द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि स्टेट अपने ऑफिसर्स उन्हीं के आधार पर तो फंक्शनिंग करता है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय विधायिका, राज्य की विधायिका, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज पे पूरा अनुच्छेद 12 जब बताया जाता है तो पूरा अदर अथॉरिटीज पे चलता है। ठीक है ना, मोहनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से डिसाइड होते 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 हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, सुखदेव वर्सेस भगत राम, ठीक है, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ठीक है, ये सारा कुछ डिसाइड होता हुआ आता है। सबाजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो अदर अथॉरिटीज की पूरी एक व्याख्या आई है, तो उनके अगेंस्ट आपको फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, यानी वे अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट करते हैं तो आप उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से समावेदन करके अपने फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए अनुच्छेद 32(2) द्वारा प्रदत्त अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बड़ी सीधी सीधी सी बात हो गई, लेकिन क्या ऐसा भी है? और यही आपसे उन प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है जिनमें सेलेक्ट होने के लिए आप जाने क्या करने को तैयार है। यही पूछा जाता है कि क्या अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जो राज्य बताया है केवल उसी के विरुद्ध आप फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए जा सकते हैं। तो चूंकि यह कहा है कि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होंगे, जरा अनुच्छेद 12 की भाषा एक बार देख लेते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 12 की भाषा क्या कह रही है, तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि तब ज्यादा आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है। कहा इस भाग में जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ठीक है ना, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, ठीक है, तो अनुच्छेद 12 एक केवल राज्य की परिभाषा दे रहा है, सिर्फ राज्य की परिभाषा, और वो भी इस मर्यादा के अधीन कि जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। यानी अगर अन्यथा अपेक्षित है तो फिर राज्य की ये डेफिनेशन नहीं ली जाएगी, फिर राज्य की डेफिनेशन कुछ और भी हो सकती है। ठीक है ना। अच्छा, फिर आप सारे फंडामेंटल राइट की भाषा पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तो कहीं ये नहीं लिखा है, ठीक है, कि प्राइवेट पर्सन्स के खिलाफ फंडामेंटल राइट उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ये कहीं नहीं लिखा। राज्य अपने नागरिकों के बीच समानता का व्यवहार करेगा, राज्य, ये सारा कुछ लिखा है, ये सारा कुछ लिखा है। ठीक है, लेकिन जैसे अनुच्छेद 17 वो कहता अस्पृश्यता, इसका अंत सभी रूपों में किया जाता है।
सभी रूपों में। जब अस्पृश्यता का अंत सभी रूपों में स्वयं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कर दिया, तो अस्पृश्यता का व्यवहार राज्य कर रहा है या नागरिक कर रहा है, इसमें फर्क ही कहां है? ठीक है ना। अस्पृश्यता का अंत सभी रूपों में किया जाता है, तो फिर जो अस्पृश्यता का व्यवहार कर रहा है वह अनुच्छेद 17 का वायलेशन कर रहा है। ठीक है, वो प्राइवेट पर्सन है या राज्य है, इससे मतलब ही कहां है? ठीक है, शोषण यानी अनुच्छेद 23 और 24 में जो फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, वो सिर्फ राज्य ही उसका वायलेशन कर सकता है, ये बात ही नहीं। उसका वायलेशन तो प्राइवेट पर्सन ये भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 उसमें 20 बार डिसाइड किया कि जो ऐसी घटनाओं में घायल हैं जिनमें पुलिस कार्रवाई होती है, ठीक है, तो पहले उन्हें इलाज दिया जाएगा, बाद में। परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, देयर आर सो मेनी केस लॉज जहां अनुच्छेद 21 का वायलेशन प्राइवेट पर्सन्स ने किया, प्राइवेट पर्सन्स ने, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है। यही स्थिति अनुच्छेद 16 के। तो आज की दशा में यह नहीं कहा जा सकता कि प्राइवेट जो फंडामेंटल राइट के वायलेशन के मामले में शिकायत है वो केवल राज्य के विरुद्ध की जाएगी, ये प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी की जा सकती है यदि फंडामेंटल राइट का वायलेशन प्राइवेट पर्सन ने किया होगा, क्योंकि अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 23-24 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद ठीक है आपका 17 है, ये सब प्राइवेट पर्सन के द्वारा वायलेट हो सकते हैं। इसलिए आज की तिथि पर यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ राज्य के विरुद्ध फंडामेंटल राइट उपलब्ध है। आज की डेट पर राज्य के विरुद्ध और समुचित मामलों में यह प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी उपलब्ध है। अब एक मसला बचता है, क्या न्यायपालिका के खिलाफ फंडामेंटल राइट उपलब्ध है? यह भी खूब पूछा जाता है। ठीक है, क्या न्यायपालिका के खिलाफ उपलब्ध है? यानी क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है या किसी लोअर कोर्ट का कोई डिसीजन है जिसके बारे में आप ये कहते हैं कि इस डिसीजन से मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना, तो क्या अनुच्छेद 32 में उस निर्णय को बदलवाने के लिए आवेदन किया जा सकता है? तो कोर्ट ने इस विषय पर डिसाइड किया कि नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि कोर्ट फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने को स्वतंत्र हो गया। जब हम एलएलबी पढ़ते तो हमें बड़ा मिसकॉन्सेप्शन होता था, और सबको रहता है, हम स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार नहीं करते। जब ये बताया जाता है कि भाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन फंडामेंटल राइट के विरोध में भी डिसाइड कर दिया तो भी आप अनुच्छेद 32 में आवेदन नहीं कर सकते, तो ऐसा लगने लगता मानो वो डिसीजन रहेगा ही। ये इसलिए रखा गया है कि कोर्ट के डिसीजन को सही कराने के लिए अपील, रिवीजन, ठीक है, ये रेमेडीज दी जाती हैं अलग से। ठीक है ना, कि कोर्ट का डिसीजन है, आपको लगता है गलत है, चैलेंज करिए। ठीक है, हो सकता है चैलेंज करने पर भी गलत रहे, फिर वो दुर्भाग्य है, तो फिर आप अनुच्छेद 32 में भी आ जाओगे तो सही ही होगा, इसकी क्या गारंटी है? ठीक है ना, कहीं तो विश्वास करना ही होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 विधायिका, कार्यपालिका और आज की डेट पर तो प्राइवेट पर्सन भी उनके खिलाफ उपलब्ध है, लेकिन न्यायपालिका के खिलाफ उपलब्ध नहीं है। न्यायपालिका के किसी डिसीजन से अगर आपको यह लगता है कि उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप अपील, रिवीजन की जो साधारण रेमेडीज होती हैं, जो साधारण अनुतोष होते हैं, उन्हीं को क्लेम करेंगे। संबंधित विधियों में आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत समावेदन प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। ठीक है ना। ये अब एक सवाल और उठता है कि आज की डेट पर न्याय निर्णयन का काम, एडजुडिकेशन का काम, ये सिर्फ न्यायालय नहीं कर रहे हैं। आज की डेट पर एक और बॉडी है जो न्याय निर्णयन का काम कर रही है, और उसे क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण। ठीक, आपको पता भले ही ना हो,
लेकिन न्यायाधिकरण ये सरकार की बॉडी होती है और न्यायालय सरकार से स्वतंत्र है। न्यायालय सरकार नहीं होता, ठीक है ना। न्यायालय सरकार से स्वतंत्र है। 3 स्टेट के अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका बिल्कुल अलग है, न्यायपालिका बिल्कुल अलग है, कार्यपालिका बिल्कुल अलग है। लेकिन ट्रिब्यूनल ये सरकार की बॉडी होती है जो एडजुडिकेशन का काम करती है, न्याय निर्णयन का काम करती है, न्यायालय के अतिरिक्त। और इसे मान्यता देने का जो आधार है वो ये कि कई बार विषय इतने तकनीकी होते हैं, इतने टेक्निकल होते हैं कि न्यायाधीश जो न्याय करने में कुशल है, न्याय के अपने सिद्धांत होते हैं, दोनों पक्षों को सुनो, दोनों पक्षों को बराबर का अवसर दो सुनने के लिए, जो एविडेंस आया उसी के हिसाब से डिसाइड करो। न्याय के अपने ही सिद्धांत हैं। न्यायाधीश न्याय करने में कुशल होता है, लेकिन विषयों की समझ, ये न्यायाधीश की न्याय के विषयों की समझ बहुत अच्छी होगी, लेकिन विज्ञान के विषयों की समझ उतनी अच्छी थोड़ी होगी, इंजीनियरिंग के विषयों की समझ उसकी उतनी अच्छी थोड़ी होगी। इसलिए क्या करते हैं कि विभिन्न ट्रिब्यूनल्स का गठन होता है और उसमें एक बात डिसाइड की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर साइबर क्राइम है, ठीक है, तो फला ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगी। अगर साइबर क्राइम है, ठीक है ना, यानी ट्रिब्यूनल कब डिसाइड करेगी ये उस एक्ट में बताया जाता है जिसमें ट्रिब्यूनल का गठन होता है, ठीक है ना, जिसमें ट्रिब्यूनल का गठन होता है। वही ये बताती है कि ट्रिब्यूनल को जुरिसडिक्शन कहां है, जुरिसडिक्शन क्षेत्राधिकार कब प्राप्त है। एक निश्चित पॉइंट होता है, उस पर क्षेत्राधिकार ट्रिब्यूनल को मिलता है और ट्रिब्यूनल न्यायालय नहीं होती है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि न्याय निर्णय का काम सिर्फ न्यायालय करेगा। इसलिए अंततः एक अपील उस एक्ट में न्यायालय में दे दी जाती है, ठीक है ना, ताकि ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगी, अगर आप उससे असंतुष्ट हो तो आप न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सको और न्यायालय जो डिसाइड करेगा उसमें ट्रिब्यूनल का जो निर्णय है वो विलीन हो जाएगा, ठीक है। हमने आपसे कई बार चर्चा की कि एक मर्जर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मर्जर होता है। लोअर कोर्ट का डिसीजन जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चैलेंज करते हैं और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो डिसाइड करते हैं उसमें लोअर कोर्ट का डिसीजन मर्ज कर गया ऐसा मान लिया जाता है, इसी को विलियन का सिद्धांत कहते हैं। लोअर कोर्ट का डिसीजन तथ्यता मौजूद रहता है, आप जब देखो तो ये लोअर कोर्ट का डिसीजन है, यानी आपको आंखों से दिखाई देगा, यानी वो तथ्यता मौजूद है, लेकिन विधिता उसकी मौजूदगी नहीं मानी जाती। अगर आपसे पूछे कि इस विषय पर क्या निर्णय, तो आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिखाते हो, देखो ये निर्णय है, लोअर कोर्ट का नहीं दिखाते। इसका मतलब विधिता डी ज्यूरे लोअर कोर्ट का डिसीजन मौजूद नहीं है, ठीक है ना, बट डिफेक्टो यानी वास्तविक रूप से, यानी तथ्यता लोअर कोर्ट का डिसीजन मौजूद है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ऑफ मर्जर होता है। तो ट्रिब्यूनल ने जो डिसाइड किया उसे अंततः एक अपील के माध्यम से कोर्ट में चुनौती देने का हक उस अधिनियम में सुरक्षित कर दिया जाता है जिसमें ट्रिब्यूनल का गठन होता है। तो आप ट्रिब्यूनल के निर्णय से संतुष्ट हो गए तो न्यायालय का भार कम हुआ, ठीक है ना, एक बात। और ज्यादा एक्सपर्ट बॉडीज से डिसीजन आया, दो बातें। लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हुए तो आप न्यायालय में प्रस्तुत कर लो अपील और फिर न्यायालय का निर्णय आएगा, और जब न्यायालय का निर्णय आएगा तो ट्रिब्यूनल का निर्णय उसमें मर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की भावना संतुष्ट हो जाएगी कि न्याय निर्णय का काम अंततः न्यायालय ने किया, ठीक है। और अगर आप ट्रिब्यूनल के निर्णय से संतुष्ट हो गए तो फिर बात ही खत्म हो गई, फिर विवाद बचे ही कहां, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो यह कहता है ना कि विवाद हो तो निर्णय न्यायपालिका करेगी, अगर आप नीचे ही संतुष्ट हो गए तो विवाद ही नहीं बचा, और संतुष्ट नहीं हुए तो फाइनल अपील वहां आ गई, और फिर अपील में जो डिसाइड होगा वही माना जाएगा, ठीक है। यह स्थिति है। तो ट्रिब्यूनल अंततः देश में गठित होती हैं न्यायालय का भार घटाने के लिए, और दूसरा विषयों की तकनीकी प्रकृति, न्यायालय चूंकि उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ सकते इसलिए भी ट्रिब्यूनल का गठन होता है।
लोकप्रिय स्तर पर, लोकल स्तर पर, जो लोकल स्तर है, यहां आप दो ट्रिब्यूनल्स काम करते देखेंगे। एक कंज्यूमर फोरम, ये भी ट्रिब्यूनल है, कोर्ट नहीं है, इसलिए आप शाहजहांपुर में जाएंगे तो जो कंज्यूमर फोरम है वो कहां है? कलेक्ट्रेट में। और कलेक्ट्रेट किसका ऑफिस है? स्टेट गवर्नमेंट का। वो कचहरी में नहीं है, जजेस कैंपस में नहीं है, ठीक है। दूसरा, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, MACT, वो भी जजेस कैंपस में नहीं है, ठीक है, वो भी जजेस कैंपस के बाहर है, ठीक है ना, वो भी स्टेट गवर्नमेंट की ट्रिब्यूनल है। तो दो ट्रिब्यूनल्स ऐसी कई हैं, जैसे लारा है, ये भी ट्रिब्यूनल है, रेलवे एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल है। देयर आर सो मेनी ट्रिब्यूनल्स आर वर्किंग इन द कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत सारी ट्रिब्यूनल्स हैं, तो ट्रिब्यूनल न्यायालय नहीं है। एक बात तो तय हो गई है कि न्यायालय के निर्णय, ठीक है, न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके बारे में अगर आपकी शिकायत ये है कि उनसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई समावेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायालय के निर्णय की अपील, रिवीजन, ये रेमेडीज होती हैं, ये अनुतोष है, उनके माध्यम से आप न्यायालय के निर्णय को करेक्ट कराइए, यहां कोई कार्यवाही नहीं होगी। लेकिन न्यायाधिकरण का निर्णय जो न्यायालय नहीं है, ठीक है, न्यायालय थोड़ा ही है ट्रिब्यूनल, लेकिन काम तो ट्रिब्यूनल का ही कर रहा है, ठीक है, काम तो न्यायालय का ही कर रहा है, इसलिए वो न्यायालय है भी और न्यायालय नहीं भी है। उद्भव की दृष्टि से देखें, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो न्यायालय नहीं है, ठीक है, संगठन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो न्यायालय नहीं है। लेकिन अगर काम के दृष्टिकोण से देखें, फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो न्यायालय है, ठीक है। इसीलिए जनता में भ्रम रहता है कि कंज्यूमर फोरम को वो कोर्ट मानते हैं, कोर्ट नहीं है वो। इसीलिए सिविल कोर्ट, ये क्रिमिनल कोर्ट, दोनों अभी बंद होंगे दिसंबर में, 25 से लेकर 31 तक। लेकिन कंज्यूमर फोरम खुलेगा, ठीक है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल खुलेगा, कारण ही यही है, वो न्यायालय है ही नहीं, वो कोर्ट है, वो ट्रिब्यूनल है, और वो स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट की छुट्टी थोड़े 25 से 31 होती, न्यायालयों में होती है, ठीक है। ये ठीक है कि वहां जो प्रिजाइडिंग अफसर वो यहीं से भेजे जा रहे हैं, रिटायर्ड या एक्टिंग, लेकिन वो वहां जब पहुंच जाएंगे तो वो ट्रिब्यूनल के अधिकारी कहलाएंगे। जब ट्रांसफर होकर फिर इधर आ जाएंगे तो बात अलग हो गई। और चूंकि उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उसके पूरे क्षेत्र में, यानी जिस क्षेत्र में उसकी अधिकारिता का विस्तार होता है, उसमें उसे पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन की ताकत उन सारे लोगों पर प्राप्त होती है जो न्याय का काम करते हैं। तो ट्रिब्यूनल, दे आर आल्सो, ठीक है, वर्क इन सबऑर्डिनेशन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है ना। यह अनुच्छेद 227 में उन्हें सबके ऊपर पर्यवेक्षण की ताकत प्राप्त है। यही इशू बनेगा जब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 323A, 323B, यल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मुकदमे का नाम होगा, तब देखेंगे सारे इशू। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लेंगे कि अंततः सुपरविजन की अधिकारिता हाईकोर्ट में होती है, लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट नहीं है, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल ने कुछ डिसाइड किया है, उसके बारे में आपकी शिकायत है कि वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो कोर्ट का मसला होता तो डिसाइड हो गया कि नहीं, कोई वहां शिकायत नहीं हो सकती फंडामेंटल राइट का वायलेशन के मामले में। लेकिन ये ट्रिब्यूनल का मसला है और उसने डिसाइड किया है, और आपकी शिकायत यह है कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है। क्या अनुच्छेद 32 में आवेदन किया जा सकता है? यह प्रश्न उठा उज्जम बाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ये अथॉरिटी है इस विषय पर, उसमें डिसाइड हुआ है। ठीक है, उज्जम बाई के मुकदमे में, खाली उज्जम बाई लिखेंगे तो भी सब जानते हैं इस मुकदमे में। हमने आपको शुरुआत में कहा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, पर्टिकुलर पॉइंट, जिसे जुरिस्डिक्शनल पॉइंट कहा जाता है, जिसे क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य कहा जाता है। वो अगर मौजूद होगा तभी ट्रिब्यूनल को क्षेत्राधिकार मिलेगा। जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि अगर कंज्यूमर का मामला है, कंज्यूमर का, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंज्यूमर फोरम को जुडिक्शन है। अगर कंज्यूमर का मामला है, कि कंज्यूमर का मामला है, चाहे सेवा संबंधी हो और चाहे वस्तु संबंधी हो। ठीक है, सेवा संबंधी हो या वस्तु संबंधी हो। सेवा संबंधी, टेलीफोन खराब है आपका, मेडिकल सर्विस नहीं मिल रही, नगरपालिका सही सर्विस नहीं दे रही, सर्विस संबंधी हो या वस्तु संबंधी, चाहे जैसा हो, लेकिन कंज्यूमर का मामला होना चाहिए, कंज्यूमर का। या फिर आपने कोई चीज अपनी जीविका के लिए ली है, अपनी जीविका के लिए, ठीक है, कोई चीज अपनी जीविका के लिए ली और उससे संबंधित मामला है, तो जुडिक्शन कंज्यूमर फोरम को होगा। अदरवाइज कंज्यूमर फोरम को जुडिक्शन नहीं होगा, और जब कंज्यूमर फोरम को नहीं होगा तो सिविल कोर्ट को होगा। क्यों होगा, ये जब सीपीसी पर बात करेंगे सेक्शन 9 पर तब करेंगे, आज नहीं करेंगे, लेकिन सिविल कोर्ट को होगा। मोटे मोटे में इतना बताए देते हैं, मामला कंज्यूमर का होना चाहिए, यानी कंज्यूमर फोरम को जुडिक्शन ही नहीं होगा डिसाइड करने का जब तक मामला कंज्यूमर का नहीं होगा। अब ये कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो है जो सेवाओं को, ये वस्तुओं को अपने निजी उपभोग के लिए, निजी उपभोग के लिए प्राप्त करता है, वो कंज्यूमर है। यानी आप दुकानदार के पास गए और आपने अपने निजी उपभोग के लिए चीजें खरीदी, निजी उपभोग के लिए, आपने कंज्यूमर हैं आप, ठीक है ना। और आपकी दुकान है, आपकी दुकान है, दुकान पर माल बेचने के लिए आपने उससे खरीदा, तो ये संविदा जो आपके और उसके बीच हुई, ये क्रय विक्रय की संविदा कहलाएगी, ठीक है ना। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंतर्गत हुई संविदा है। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का मामला है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इस पर जुडिक्शन किसको? सिविल कोर्ट को, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके अंतर्गत जुडिक्शन कोर्ट कंज्यूमर फोरम को नहीं है। आपने अपने निजी उपभोग के लिए खरीदी, अब आप कंज्यूमर हैं, ठीक है। हम दोनों साथ गए, हमने कंज्यूमर अपने लिए खरीदे, आपने बेचने के लिए खरीदी, तो आपका अगर कोई डिस्प्यूट होता है उससे, तो जाएगा सिविल कोर्ट, और हमारा होगा तो जाएगा कंज्यूमर फोरम। हमें दोनों विकल्प मिलेंगे, कंज्यूमर फोरम भी हम जा सकते हैं, सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। ये कालांतर में और डिसाइड हुआ है, उसके आधार पे आया है। जब हम लोग बात करेंगे सीपीसी में, तो एक मुकदमा आएगा नवाब दूल्हे खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसकी जब व्याख्या करेंगे तो ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा आप समझ लें कि कंज्यूमर से संबंधित मामला, दिस इज द जुरिस्डिक्शनल फैक्ट, ये होना ही चाहिए, अदरवाइज कंज्यूमर फोरम को जुडिक्शन ही नहीं। तो अगर उज्जम बाई के मुकदमे में यह कहा गया कि जिस मामले में ट्रिब्यूनल को जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, जुरिस्डिक्शन था या नहीं था, यह डिसाइड होगा जुरिस्डिक्शनल फैक्ट से, ठीक है ना। जिस मामले में उसे जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसमें उसने कुछ डिसाइड किया है, यह जिस एक्ट में डिसाइड किया गया और ट्रिब्यूनल का गठन हुआ, वो एक्ट खुद असंवैधानिक था, वो एक्ट ही असंवैधानिक था, ठीक है ना। या फिर एक्ट तो संवैधानिक था, लेकिन जो ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया, ठीक है, उसे डिसाइड करने का हक ही नहीं था, यानी ट्रिब्यूनल अपनी शक्ति से बाहर गई।
और कुछ डिसाइड कर दिया और उससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो अनुच्छेद 32 में आ जाएगा। ठीक है ना? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकेगा। लेकिन ट्रिब्यूनल अपने क्षेत्राधिकार के भीतर काम कर रही थी। एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल था जिसमें वो डिसाइड कर रही थी और जिसमें उसका गठन हुआ था। एक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल था। ठीक है ना? तब ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध कोई आवेदन अनुच्छेद 32 में स्वीकार नहीं होगा। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि यह देखना होगा कि ट्रिब्यूनल अपने जुडिक्शन के भीतर काम कर रही थी या जुडिक्शन के बाहर काम कर रही थी। ठीक है? अगर वो जुडिक्शन के भीतर काम कर रही थी, ठीक है, वो तो ठीक डिसाइड किया था, कंज्यूमर से संबंधित मामला है, और उसके बाद उसने डिसाइड करना शुरू किया, लेकिन गलत डिसाइड किया। ठीक है ना? गलत डिसाइड किया, यानी साक्ष्य का मूल्यांकन उसे जिस प्रकार से करना चाहिए था नहीं किया, बात को जिस ढंग से समझना चाहिए था नहीं समझा, तो फिर आप अपील करेंगे। ठीक है ना? रिवीजन फाइल करेंगे, न कि अनुच्छेद 32 में आएंगे। ठीक है? तब अनुच्छेद 32 में नहीं आएंगे क्योंकि जुडिक्शनल फैक्ट मौजूद था, ट्रिब्यूनल को जुडिक्शन था, उसने गलत डिसाइड किया, अपने क्षेत्राधिकार में डिसाइड किया लेकिन गलत डिसाइड किया। तो ये तो रोज हो रहा है, क्रिमिनल कोर्ट रोज गलत डिसाइड कर रहा है, रोज सही डिसाइड कर रहा है, जा रही अपील तो गलत डिसाइड किया, ये अलग सवाल है। लेकिन क्षेत्राधिकार था ही नहीं और आपने डिसाइड करके रख दिया, यानी कंज्यूमर का मामला ही नहीं था और आपने डिसाइड करके रख दिया, अब अनुच्छेद 32 में जाने का मामला बन रहा है। ठीक है? तो समुचित कार्रवाइयों के माध्यम से, समुचित कार्रवाइयों के अंतर्गत ये सब बातें आती हैं। प्रांग न्याय लागू होता है नहीं होता, ट्रिब्यूनल का डिसीजन चैलेंज होगा नहीं होगा, न्यायपालिका के निर्णय के विरुद्ध अनुच्छेद 32 में जा सकते हैं नहीं जा सकते, कौन फंडामेंटल राइट के वायलेशन की शिकायत लेकर आ सकता है, किसके विरुद्ध आ सकता है। ठीक है ना? ये सारे मामले इन समुचित कार्रवाई शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब अनुच्छेद 32, 2 और 3 बचा, इसकी चर्चा कल करेंगे, देखेंगे।